नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी सेट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं एमसीक्यू का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे सेट्स को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, ग्रेडअप आपके सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए एक सुपर सब्सक्रिप्शन कोर्स लेके आया हुआ है, जिसके थ्रू जो है आप लोग एसएससी जेई, राजस्थान जेई, इसके अलावा जितने भी स्टेट का आपका असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप लोग जो है केवल एक ही कोर्स के साथ जो है इन सारे कोर्सेज को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको लाइव क्लास आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में स्टडी मटेरियल और साथ में जो है आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल जो आपका रहता है टेस्ट, वो सारे चीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। तो आपका जो है ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, जो आपके मेन मेन ब्रांच होते हैं। तो मेनली देखिए, ये सारे जो कोर्सेस आपके हैं, तो ये आपको वेरियस मंथ ड्यूरेशन पे आपको मिल जाएंगे। जैसे 3 मंथ्स का भी आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, और 12 मंथ का भी आप लोग ले सकते हैं। बट आपको ये प्राइस अभी पे नहीं करना, यहाँ पे अभी चल रहा है ऑफर। डिस्काउंटेड प्राइस आपका ये हो जाएगा अप टू 31 मार्च तक का। तो आप लोग जो है इसको कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्राइस अभी पे करना होगा, बाद में जो है ये इंक्रीज हो सकता है आपका। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ग्रेडअप का, तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 6 का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। अब तक हम लोगों ने 5 सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और देखिए, जो पीडीएफ हमने अभी तक जो सेट्स हमने कराए हुए हैं, तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको जो है जितने भी अप टू 6 सेट जो अभी तक हमने आपको कराए, तो इन सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लिंक भी उसका आपको दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप लोग सर्च करना सर जी क्लासेस का, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे सर्च करना ऐप में जाके, तो आपको मिल जाएगा सेम लोगों के साथ में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। तो जो पांचवा जो पंचवर्षीय योजना थी, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इसमें तो देखिए दूसरा दिया आपका फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो इसका मेजर जो थीम था इसका, तो वो था दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, जितने भी आपके 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिया है। तो देखिए, जो पहला जो स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो ये 1951 से लेके 1956 तक का, ये 5 साल का होता है ड्यूरेशन। तो आप लोग ये याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो पहला जो था, तो इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे मेनली फोकस की गई थी। फिर दूसरा देखिए, जो 5 ईयर प्लान था, इसका ड्यूरेशन था 56 से लेके 61 तक। तो इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस की गई थी, और वो भी हैवी इंडस्ट्री पे। और तीसरा था आपका यहाँ पे 61 से लेकर 66 तक का, तो इसमें हेवी इंडस्ट्री पे ही फोकस किया गया था। और उसके बाद फिर देखिए, बीच में कुछ कारणों के चलते जो है ये जो 5 ईयर प्लान था ये ब्रेक कर गई थी। तो यहाँ पे जो है प्लान हॉलीडे लाया गया था, जिसे एनुअल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ड्यूरेशन रहता 66 से लेकर 69 तक। फिर लेटर ऑन फिर से देखिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसका ड्यूरेशन था चौथे का, यानी कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, तो इसका था 1969 से लेकर 74 तक। तो इसका देखिए जो थीम था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। और वहीं पे पांचवा जो था, तो ये ड्यूरेशन चला था इसका 74 से लेकर 79 तक का रखा गया था। तो इसमें मेनली फोकस किया गया था गरीबी हटाओ पे, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस पे। तो ये भी मेन आपका है, पूछा जाता है हमेशा आपका पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी। और देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन था आपका इमरजेंसी का, तो यहाँ पे जो है पंचवर्षीय योजना थी, तो वो फिर से यहाँ पे ब्रेक हो गई थी। और इसके बाद यहाँ पे रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था जनता पार्टी के द्वारा। तो ये ड्यूरेशन रहा था इसका 79 से लेके 80 तक का। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान था, तो इसका ड्यूरेशन रहा था 1980 से लेके 85 तक का। तो इसमें भी मेनली पॉवर्टी एलिवेशन और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ही फोकस की गई थी। फिर उसके बाद देखिए, जो इसके बाद 7 जो 5 ईयर प्लान आपका था, इसका ड्यूरेशन रहा था 85 से 90 के बीच में। तो इसमें मेनली फोकस किया गया था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे। फिर उसके बाद देखिए, फिर से यहाँ पे जो है प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो ड्यूरेशन रहता है इसका 90 से लेके 92 तक का।
फिर इसके बाद देखिए जो 8वां जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसका ड्यूरेशन रहा था 92 से लेकर 97 तक का। और इसके बाद देखिए जितने भी 5 ईयर प्लान थे तो आप लोग इसमें 5 ईयर ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक सीरीज में आ जाएगा। इसके बाद जो है लगातार कंटिन्यू चला था। तो मेनली देखिए जो 8वां जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें फोकस किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। फिर उसके बाद देखिए जो 9th जो 5 ईयर प्लान था 97 से 2002 तक का ड्यूरेशन था इसमें। इसकी फोकस थीम थी ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। और इसके बाद देखिए बाकी इसमें आपको थीम नहीं पूछाते हैं उतना, आपको स्टार्टिंग के जो 5 थे उसमें वो आपको याद रख लेनी है, वो आपका मेनली पूछे जाते हैं। बाकी आप इनका ईयर याद रख लेना, जैसे 10th 5 ईयर प्लान इसका 2002 से लेकर 2007 तक थी। और उसके बाद आपका 11th का जो ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 2012 तक। और उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान था तो इसका ड्यूरेशन रखा गया था 2012 से लेकर 2017 तक का। तो इसमें मेनली फोकस किया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का। तो इसके बाद जो है फिर से इसे जो 5 ईयर प्लान था तो 2014 में इसको जो है रिप्लेस करके नीति आयोग की फॉर्मेशन की गई थी। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो कौन सा शेड्यूल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो रिलेटेड है आपका लैंग्वेजेस के साथ में। तो देखिए मेंशन किया गया है 8 शेड्यूल के अंदर में। तो 8 शेड्यूल में मेंशन किया गया है लैंग्वेजेस के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो आपके पूछे आते हैं तो आपको जो है इन सभी को याद रखना है। ओरिजिनली देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया था तो उसमें ओनली 8 शेड्यूल ही थे, लेकिन लेटर ऑन 4 और शेड्यूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किए गए थे। तो पहला जो शेड्यूल आपका है जिसमें मेंशन किया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है यहाँ पे जो एमुलमेंट जो होते हैं अलाउंसेस जो होते हैं जो भी प्रिविलेज जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए गवर्नर हो गए तो इन सभी के बारे में मेंशन की गई है। थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है ओथ ऑन अफर्मेशंस के बारे में कि किस तरह से ओथ होना चाहिए और किसके नाम पे होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद देखिए जो फोर्थ शेड्यूल है तो इसमें दिया हुआ है कि जो सीट्स कितने होने चाहिए राज्यसभा के अंदर में, तो एलोकेशन किया गया है सीट्स का काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है फिफ्थ शेड्यूल में आपका मेंशन किया गया है इसमें जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है या फिर जो भी शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब है तो वहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये सारे प्रोविजन दिए हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में। और वहीं पे देखिए जो सिक्स शेड्यूल है तो इसमें देखिए मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज है कुछ खासकर ये स्टेट में आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए प्रोविजंस क्या होना चाहिए उनके लिए, तो ये चीज़ मेंशन की गई है। और सेवन शेड्यूल में जो है इसमें मेंशन किया गया है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो मेनली इसमें यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये मेंशन किया गया है सेवन शेड्यूल के अंदर में। फिर उसके बाद देखिए जो एट शेड्यूल आपका है तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है लैंग्वेजेस के बारे में, मतलब कि जितने भी रिकोगनाइज्ड लैंग्वेज है तो उसकी लिस्ट इसमें दी हुई है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था लेकिन प्रेजेंटली अभी करंट की बात करते हैं 22 लैंग्वेजेस है इसमें अभी। फिर वहीं पे देखिए बाकी जो आपका 9th से लेकर आपका 12th तक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड ये किए गए थे 4। तो 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया आपका इसमें दैट इज वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत ये ऐड की गई थी। और 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया आपका यहाँ पे प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड की गई थी। और 11th शेड्यूल में देखिए मेंशन किया गया आपका यहाँ पे पंचायत के बारे में कि उनकी क्या पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। और ये ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। फिर उसके बाद 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया आपका यहाँ पे म्यूनिसपैलिटी के बारे में जिसमें कि इनकी क्या पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया 12th शेड्यूल के अंदर में। और ये भी जो है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत ये ऐड किए गए हुए हैं। तो मेनली जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे शेड्यूल से रिगार्डिंग तो ये आप लोग याद रखना, और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाया हुआ है ट्रिक के थ्रू कैसे आप याद रख सकते हैं इनको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स दी अलकनंदा एंड दी भागीरथी कंबाइंस टू फॉर्म द रिवर गंगा। तो देखिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि गंगा नदी जो है तो ये पहले जैसे ओरिजिनेशन जब इसके होती है तो पहले ये दो रिवर होते हैं, जैसे एक नदी आपका अलकनंदा दूसरा भागीरथी नदी होती है। तो देखिए जो भागीरथी नदी आपका है और उसके बाद अलकनंदा नदी है तो ये दोनों जो आके हैं ये मिलते हैं यहाँ पे देवप्रयाग में। तो फिर से लेटर ऑन जब ये इसकी फ्लो पैटर्न होती है तो उसके बाद ही जो है गंगा नदी अपना वास्तविक नाम से जानी जाती है, मतलब गंगा नदी उसके बाद ही जानते हैं हम लोग इसे, वो होता है आपका देवप्रयाग में। तो ये देखिए देवप्रयाग जो आपका ये उत्तराखंड में ही है बेसिकली यहाँ पे।
तो ये होता है देवप्रयाग में ही, ये दोनों नदियां जो है आपस में आके मिलती है, फिर इसके बाद लेटर ऑन गंगा नदी नाम से जानी जाती है। तो ये होता है आपका देवप्रयाग में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर कि द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी। तो जो एलिफेंटा केव्स जो है, तो ये कौन से मतलब कौन से भगवान के लिए ये डेडिकेटेड है, तो ये देखिए बेसिकली है भगवान शिव के लिए है। जो केव टेम्पल है बेसिकली एक गुफा वाला ये टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा का। और ये देखिए इसका जो एक्सकवेशन किया गया था ये 8th सेंचुरी के आसपास से किया गया था, मतलब 8th सेंचुरी के समय ये बनाए गए थे उस समय। तो उस समय थे राष्ट्रकूट के जो राजा थे, तो उनके द्वारा ये निर्माण की गई थी। तो ये आप लोग याद रखना ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड शिवा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडेड इन द ईयर। तो पहला जो वर्ल्ड वार था तो ये कौन से ईयर में एंड हुई थी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1918, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुई थी, तो इसका ड्यूरेशन और इसमें मेनली जो सिग्निफिकेंस इसके क्या थे, तो ये आप लोग याद रख लेना इसका। तो जो पहला जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो ये 1914 से लेके 1918 तक, तो ये इसका ड्यूरेशन रहा था आपका यहाँ पे। तो ये देखिए इसको ग्रेट वॉर भी बोला जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कि मेनली नेशन जो यूरोप में मेनली जो थे, तो वो सारे इन्वॉल्व थे मेनली वर्ल्ड वार में। इसके साथ में रसिया थे, और इसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्ट के भी कुछ कंट्री थे, और भी बहुत सारे रीजन के जो कंट्री थे जो इन्वॉल्व थे इस वार में। तो इसमें देखिए जो वार हुआ था, तो मेनली इसमें दो तरीके के से पावर इन्वॉल्व हुए थे। एक था सेंट्रल पावर, और उसके बाद आपका दूसरा था इसमें अलाइज पावर। तो देखिए सेंट्रल पावर में कौन कौन से मेनली जो कंट्री थे, तो ये आप लोग याद रखने, ये भी पूछा था। तो सेंट्रल पावर में मेनली देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और साथ में टर्की, ये सारे जो थे आपस में सेंट्रल पावर में, मतलब एक ग्रुप था इनका। और ये जो है फाइट कर रहे थे अलाइज पावर के साथ में। तो अलाइज पावर में मेनली देखिए इसमें फ्रांस थे, ग्रेट ब्रिटेन था, रसिया था, इटली, जापान, और फिर उसके बाद देखिए 1917 के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स में आ चुका था। तो इन दोनों के बीच में जो मेनली ये जो है टसल चल रही थी। तो ये फर्स्ट वार का ड्यूरेशन जो आपसे पूछा था, इसका था आपका यहाँ पे 1914 से लेके 1918 तक का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है तो कौन सा डिफिशियंसी, किसके डिफिशियंसी के चलते होती है, तो ये देखिए विटामिन ए का डिफिशियंसी के चलते होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी डिफिशियंसी डिजीज जो आपके होते हैं और वो कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे डिफिशियंसी विटामिन ए की बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है इसके चलते, तो वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका केमिकल नेम भी आपसे पूछा आता है, तो देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। फिर विटामिन बी है, तो इसका देखिए बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन B1 B2 B3। तो इसका जो मेनली विटामिन B1 है, तो ये मेन आपका है, इससे जो डिजीज होता है तो वो है बेरी इसका डेफिशिएंसी से। और इसका केमिकल नेम होता है थैमीन। फिर वहीं पे देखिए विटामिन B2 जो है, तो इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, तो जैसे आपका स्किन में क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर रेड आई का अपीयरेंस होती है। फिर उसके बाद देखिए विटामिन B3 है, इसका नाम है आपका केमिकल नेम नयासिन, और नयामाइड बोलते हैं इसे हम लोग। और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, तो वह पेलाग्रा आपका है। फिर उसके बाद देखिए विटामिन B5 है, तो इसको पैंथोथेनिक एसिड भी बोला जाता है, केमिकल नेम इसका। और इसके चलते डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, तो वह बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसके अलावा देखिए और भी आपसे पूछा था यहाँ पे, जैसे विटामिन B6 है, तो इसका देखिए केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जैसे एनीमिया हो गया, स्किन डिजीज हो गया। फिर विटामिन B7 है, तो इसका देखिए केमिकल नेम होता है बायोटीन। विटामिन B12 जो है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, इसका केमिकल नेम होता है दैट इज साइनोकोबैलोअमीन, यानी कि इसमें कोबाल्ट कंटेंट होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन में जो है कोबाल्ट कंटेंट होती है, वो है आपका विटामिन B12 में। और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, तो वो है आपका एनीमिया। फिर अगला देखिए जो आपका विटामिन B9 है, इसको फोलिक एसिड ही बोला जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। और विटामिन C देखिए इसका नाम है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसके चलते डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, तो वह है एस्कर्बी। फिर विटामिन डी आपका है, तो इसका देखिए केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरॉल। और इसके चलते डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, तो वह मेनली रिकेट, जो कि चिल्ड्रन में अधिकतर ये होती है। फिर विटामिन ई देखिए इसका नाम जो है केमिकल नेम है टोकोफिरॉल। और रिंकल्स और स्कार्स होते हैं इसके चलते। और विटामिन के जो है आपका, तो इसका केमिकल नेम है फाइब्रोक्लोनिन, फाइब्रोक्लिनोन आपका हो जाएगा इसका यहाँ पे। और मेनली देखिए इसके चलते डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है कि ये देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो उसमें डिले होता है, तो यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की रिस्पॉन्सिबल होती है ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है गिर दिया हुआ है, पंचमढ़ी दिया हुआ है, नंदा देवी दिया हुआ है और अगस्त मलाई आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पंचमढ़ी, नंदा देवी, अगस्त मलाई ये तीनों जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जो गिर आपका दिया हुआ है, जो गिर फॉरेस्ट है, तो ये जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी देखिए जितने भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर में, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो इनको याद कर लेना, आपको पीडीएफ में भी ये मिल जाएगा सारा चीज़। तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, नौकरेक, सुंदरबन, मनास, सिमलीपाल और दिहांग और देवांग आपका है। और उसके बाद पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका है। इसके अलावा जो है आपका और भी हैं यहाँ पर आपके, जैसे अचना कमर बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट आपका हो गया, कंचनजंगा हो गया, अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ग्रेट निकोबार, ढिब्रू सैखोवा, और उसके बाद आपका है शेषाचलम हिल्स हो गया और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये टोटल जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। तो आप लोग जो है इन सभी का लिस्ट याद रखना, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से कि कौन सा नहीं है। तो आपको लिस्ट याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो गिर जो है ये गिर फॉरेस्ट एक नेशनल पार्क है, जो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में ऐड नहीं किया गया वैसे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो किसने जो है पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडिया में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज जेम्स अगस्टस हिके। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो हिके, जो कि बंगाल गैजेट्स का नाम से इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट न्यूज़पेपर, तो ये भी आप लोग याद रखना, पूछा आता है। बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज जेम्स अगस्टस हिके के द्वारा। तो ये एक जनरल एडवाइजर थे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर बेसिकली आपका, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करने वाला एक वीकली न्यूज़पेपर था आपका, जो कि कोलकाता में ये पब्लिश किया जाता था वहाँ पे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय का ये राजधानी हुआ करती थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय दी। तो रेड डेटा बुक जो है किसके जरिए पब्लिश की जाती है। तो देखिए जो रेड डेटा बुक है तो ये पब्लिश किया था IUCN के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर से रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी रहते हैं, तो वो सारा होता है आपका, दैट इज IUCN के द्वारा होती है ये। फिर इसके बाद देखिए जो IUCN है, तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट जैसे बुक पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक जो है तो ये इसमें वो सारे इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में दिए जाते हैं कि जो मेनली वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, मतलब कि उनको थ्रेटेंड है इस नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो उनको जो है ये पब्लिश करती है। तो मेनली जो थ्रेटेंड जो स्पेसीज होते हैं या फिर इंडेंजर्ड जो स्पेसीज होते हैं, तो उसका ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसे बोला था रेड डेटा बुक। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाती है, तो ये IUCN के द्वारा की जाती है। और देखिए जो IUCN है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि सेंसस 2011 वाज द डैश सेंसस ऑफ इट्स काइंड विच हैज़ बीन कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1872। तो जो सेंसस 2011 में हुआ था, तो ये कौन सा सेंसस था। तो ये आपको इसमें पूछा गया 11th 16th 15th या फिर 14th। तो देखिए जो सेंसस हुआ था 2011 का, तो ये 15th सेंसस था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरीके से सबसे पूछा जाता है, जैसे 1972 से अगर काउंट किया जाए तो उसमें ये क्रम का मतलब ये 15th सेंसस था वहाँ पर। तो पहला जो सेंसस हुआ था तो वो आपका 1872 में ही ये हुई थी, जो कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के समय में हुआ था पहली सेंसस। और 2011 का जो सेंसस हुआ था तो ये 15th नेशनल सेंसस सर्वे था, जो कि कंडक्ट किया गया था सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें देखिए मिस्टर AMC चंद्र मोइली जो थे, तो ये इसके कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे। तो ये देखिए जो सेंसस हुआ था 2011 का आपका ये, तो ये 1872 से काउंट किया जाए तब आपका ये 15th का होगा। तो आप लोग इसको याद रख लेना। और देखिए इंपॉर्टेंट जो भी डेटा रहते हैं आपके, जैसे 2011 का जो सेंसस हुआ था तो उसमें सेक्स रेशियो कितना था, लिटरेसी रेट कितना था, फॉरेस्ट कवर क्या था, तो ये सारा चीज डेटा जो है PDF में आपको मिल जाएंगे। उसमें जो है हमने पूरे डिटेल में कवर किया हुआ है ये सारे चीज़ के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए जो PDF है आपका, जैसे जनरल अवेयरनेस का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसका जो है लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब उसका जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्रीवियस जितने भी सेट्स हमने आपको अभी तक कराए हुए हैं, तो इसका भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे सेट्स को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।